हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो 30 डेज की कोडिंग चैलेंज सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम एक कंप्लीट मीशो की वेबसाइट बना रहे हैं। वो अब तक हमने जो है मीशो का जो फ्रंट एंड पार्ट है, जिसमें हमने मीशो का होम पेज बनाया है, साथ में प्रोडक्ट पेज बनाया है। इसके अलावा हमने जो है मीशो का एडमिन पेज भी बना लिया है। तो अब तक जो है हम मीशो का ऑलमोस्ट 50% काम कर चुके हैं। बट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मीशो का जो बैकएंड पार्ट है, जिसे सिर्फ पीछे बैकएंड डेवलपर है जो है डेवलप करते हैं, तो वो पार्ट कैसे तैयार करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैकएंड का पार्ट बहुत मुश्किल होता है, बट मेरे नज़रिए में बैकएंड सबसे आसान है जितना कि फ्रंट एंड। उससे एक्चुअली फ्रंट एंड ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मुझे बैकएंड लगता है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि हम बैकएंड का जो पूरा पार्सन है, जैसे हम बैकएंड कैसे बनाते हैं, उस बैकएंड को जो फ्रंट एंड है उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे, मोंगोडीबी डेटाबेस को हम इंस्टॉल करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, अपने सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करेंगे। और साथ में हम कुछ एपीआई को टेस्ट भी करेंगे कि हमारा जो बैकएंड है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अगर मिस कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 5,000 रुपये का एक गिवे भी चला है, जिसमें आपको साथ में डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट भी दे रहे हैं। तो उस गिवे में जो हमने 3 कोड अब तक दे दिए, और जो आज चौथा कोड है वो इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती है, यानी कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ और एवेलेट करें, इसको हम सिखाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो हम उसके बारे में भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो हमारा जो है अब तक मीशो की वेबसाइट है जो अच्छे से चल रही है, हमने अब तक अच्छे से काम किया है। और आगे हम जो बैकएंड का पार्ट है आज से जो शुरू हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिए, हम इसमें कंप्लीट बताएंगे कि जो बैकएंड कैसे स्टार्ट करते हैं, हम उसमें एक्सप्रेस को कैसे यूज करते हैं, साथ में मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं, और साथ में जो हमने फ्रंट एंड बनाया था उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं एपीआई की मदद से। सो लेट्स एंड गो, देखते हैं कि लैपटॉप पर कि हम कैसे ये अपना बैकएंड सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर मीशो का एक फोल्डर खोल रखा है जहाँ पर हम प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे, और यहाँ पर फ्रंट एंड और बैकएंड का काम दो फोल्डर बनाए। फ्रंट एंड में हमें काफ़ी सारी चीज़ें की थी, वो हमने कर चुके हैं। हम आज हम बैकएंड पर काम करेंगे। सो बैकएंड का फोल्डर यहाँ पर है। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, दो इस पूरी कंबाइंड फोल्डर को मैं ओपन कर दूँगा जो अपना VS कोड है वहाँ पर, ताकि क्योंकि मुझे फ्रंट एंड पर भी तो इंटीग्रेट करवाना होगा। सो वो वहाँ पर काम कर सकूँ, इसके लिए मैं दोनों फोल्डर को एक ही फोल्डर में, मीशो वाले फोल्डर को ओपन कर देता हूँ जो कि पेरेंट फोल्डर है। अब आपको क्या करना है, अब बैकएंड तैयार करना है। सबसे पहले आपको बैकएंड वाले फोल्डर में एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आप टर्मिनल में देखेंगे तो आप मीशो वाले फोल्डर में है, हमें जाना है बैकएंड वाले फोल्डर में। सो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, यस ओके। यहाँ पर सिंपली आपको खोलना है 3D, ताकि हम इस लिस्ट में जा सके। और ये क्या खुल गया, ओके, cd./ यहाँ पर लिखना है बैकएंड, जो आपने फाइल का नाम लिखा है वही सेम लिखना है। अब देखिए मीशो के अंदर अब बैकएंड वाले पार्ट में आ गए। अब आपको यहाँ पर लिखना है npm init -y। इसका मतलब है सारी फाइल हमारी तरफ से सब कुछ जैसे, आप बस मुझे एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके दे दीजिए। तो ये मुझे npm को एक बार के लिए इंस्टॉल करके दे देगा। तो वेट करते हैं कुछ समय के लिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैकएंड पार्ट है, मेरे यहाँ पर एक पैकेट जो जेसन नाम से एक फोल्डर बन गया है। अब मैं यहाँ पर npm की मदद से कुछ चीज़ें इंस्टॉल करूँगा। सो npm की मदद से क्या क्या मुझे इंस्टॉल करनी चीज़ें, जैसे एक तो एक्सप्रेस.js मुझे करना है, एक मोंगोज को इंस्टॉल करना है, और एक कोर्स को इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सारा एक साथ ही डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे मोंगोज को इंस्टॉल करना है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा मोंगोज, और इसके साथ साथ मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, सो एक्सप्रेस लिखूँगा, और साथ में मुझे कोर्स को इंस्टॉल करना है, सो कोर्स भी लिखूँगा। अब ये सारे के सारे पैकेज एक ही साथ मेरे इंस्टॉल हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो वेट करते हैं कुछ समय के लिए, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे। वेट एंड वॉच दिस। लीजिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देखिए 86 पैकेज इंस्टॉल हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये नॉर्मली से हमारे पास आ गया है, और यहाँ पर पैकेज जो जेसन से आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से हुए। देखिए, कोर्स इंपोर्ट हो गया, एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया, और नॉर्मल इंपोर्ट हो गया। अब जो हम एक्सप्रेस की मदद से हम क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि बैकएंड बनाएंगे। बट इससे पहले एक चीज़ और करनी होगी कि हमें अपने सिस्टम में मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको
गूगल पर लेके देता हूँ ब्राउज़र पर, और मैं यहाँ पर कोई एक एम्प्टी ग्रुप खोल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मोगो डीबी, इतना सर्च करना। अब मोगो डीबी को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मोगो डीबी को एटलास को यूज कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन सर्वर पर यूज होता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तब आप मोंगो डीबी को एटलास को यूज करेंगे। बट अभी करंटली हम अपने सिस्टम में यूज करें, इसलिए हम या तो कंपास का यूज करेंगे, यहाँ पर एक आदत है सेल, उसका यूज करेंगे। अब कंपास जो रहा है उसके अंदर हम जो ग्राफिक्स होता है, जो यूजर इंटरफेस होता है, उसकी मदद से हम मोंगो डीबी को यूज करते हैं। और जो कमांड लाइन होता है सेल्स, उसकी मदद से हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन की मदद से उस मोंगो डीबी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑफलाइन अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाना है, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको देखेंगे सेल्फ मैनेज, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको एंटरप्राइज के लिए वैसे भी नहीं लेना है, एंटरप्राइज के लिए हमें सिर्फ अपने खुद के लिए लेना है, कम्युनिटी एडिशन के लिए। तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे देखा होगा कि डाउनलोड कम्युनिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड नाउ यू कैन कम हियर, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर। आपको यहाँ पर आना है और ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। ओके, और ये फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ये फाइल है 567 MB की है, तो आपके पास अगर डेटा हो उसी के अकॉर्डिंग आप ये फाइल डाउनलोड करने बैठेगा। ओके, मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है, बट चलो मैं आपके लिए एक बार के लिए वो इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर मैं डिलीट कर दूँगा इसको। ओके, मैं अभी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, तब तक ये इंस्टॉल हो जाए। चलिए, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मोंगो डीबी यहाँ पर आता हूँ मैं वापस, यहाँ पर न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा मोंगो डीबी एटलास। ये ऑनलाइन जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए होता है, इसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, पेड भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसको आपको फ्री में यूज़ करना बताता हूँ। ये जो मोंगो डीबी एटलास है ना, यहाँ पर एक्चुअली मोंगो डीबी पहुँचे, मोंगो डीबी एटलास को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। ये मोंगो डीबी एटलास यहाँ पर होगा। ओके, बस साइनअप मांग रहा है, बट साइनअप मेरे पास साइनअप अकाउंट होगा आई थिंक। साइन इन करने की कोशिश करते हैं ना। ओके, गूगल रहा था, चलो कोई बात नहीं, अभी यहीं से साइन इन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं गूगल की मदद से साइन इन कर लेता हूँ, और गिटहब की मदद से भी आप साइन इन कर सकते हैं, बट मैं चलो गूगल की वजह से कर लेता हूँ। मैंने भी शायद प्रीवियस टाइम में गूगल की वजह से ही साइन इन किया होगा, और हमारा ये वाला जो है डाउनलोड हो रहा है। एक्चुअली 86 MB डाउनलोड हो चुका है। ये बहुत धीरे चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सर्वर को यूज़ करते हैं, फ्री सर्वर को। ओके, मैं यहाँ पर लॉगिन करिए डायरेक्ट। मैं जैसे गूगल पर क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि मेरा इंस्टॉल था। तो आपको भी इस तरह से एक मोंगो डीबी एटलास मिल जाएगा। इसका यूज़ आप ऑनलाइन जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑनलाइन जब अपने प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, तब आपको मोंगो डीबी एटलास की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए तो हम ऑफलाइन सर्वर को ही यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सिंपल यहाँ पर ज़्यादा होगा कनेक्ट स्ट्रिंग पर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको डेटाबेस बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर डेटाबेस जो भी क्रिएटेड होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब सर्वर की प्रॉब्लम ये पता हो क्या चीज़ है। ओके, सर्वर की प्रॉब्लम ही चल रही है। यहाँ पर आप कनेक्ट करके एक अपना सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी ये पता हो उतना धीरे चल रहा है। ओके, यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आपको कंपास पर क्लिक करना होगा। कंपास, अगर आपका कंपास है, जैसे कि मैं अभी जो डाउनलोड कर रही हूँ ये एक्चुअली कंपास है, तो कंपास का आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये बात ही करानी है, आप बाद में इसको यूज़ कीजिएगा। अभी तो सिर्फ हम इसी को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसको इंस्टॉल करने में टाइम लग रहा है। सो वेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है। चलिए, तब तक हम कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जो index.js नाम से होगी, और ये हमारी जो एक इम्पोर्टेड फाइल होगी जहाँ पर हम सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक्चुअली क्या बना रखा है, सबसे पहले हम एक्सप्रेस की मदद से यहाँ पर एक सर्वर बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट लिखना है वेरिएबल, सो यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेस, और हम यहाँ पर एक्सप्रेस जो मॉडल है
मॉड्यूल उसको हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एक्सप्रेस लिख लेते हैं, इक्वल रिक्वायर करेंगे, सो रिक्वायर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस लिख लेते हैं, एक्सप्रेस। ओके, अब यहाँ एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं थी एक्चुअली, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम थी जो ऐसे ही ऑटोमेटिक रिजॉल्व होते, यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, एरर दिखाते रहता है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट चलिए, अब एक्सेल से हमने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब इस एक्सप्रेस की मदद से हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। सो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐप पर, और यहाँ पर किसकी मदद से ऐप बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ये एक्सप्रेस की मदद से बनाएंगे। तो एक्सप्रेस की मदद से बनाएंगे। सो एक्सप्रेस यहाँ पर लिख लिया और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऐप बनाया है इस ऐप को यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करके हम कराते गए। तो यहाँ पर एक्चुअली हम करेंगे लिसन। सो हमने यहाँ पर लिख लिया लिसन, ऐप लिसन करना है। कहाँ पर लिसन करना है, 5000 पोर्टल पर हम लिसन करवाएंगे, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन इसको दे देंगे ताकि हमें कोई एरर मिल जाए तो यहाँ पर हमें शो कर सके। सो हम कुछ एक मैसेज शो कर देते हैं कंसोल लॉग में। सो कंसोल एक्चुअली डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग में हम एक मैसेज स्टोर करवाएंगे कि सर्वर चालू है। सो सर्वर स्टार्टेड। ओके, अब इतना कर देते हैं, और एक्चुअली एक चीज़ वो देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हुई कि नहीं हुई है। सो हम यहाँ आ गए। ओके, हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। सो आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब तक हमने वहाँ पर काम किया, अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर देख रहे होंगे आपको वो एक फाइल दिख रही है, आपको डबल क्लिक करना है इस पर। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप दिख जाएगा जो कि परमिशन मांगेगा आपसे। वो जो विंडो है वो आपसे एक परमिशन मांगेगा। सो अभी एक्चुअली स्लो चल रहा है सिस्टम। ओके, यहाँ पर परमिशन आपके अंदर मांगेगी, बट मेरे पहले से इंस्टॉल है, मैंने परमिशन दे रखी है, इसलिए मुझे ये सारा पॉपअप मिल गया। अब आपको यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर नीचे आना है बॉटम में सबसे नीचे इसको स्क्रॉल करके, और फिर जाना है वापस नेक्स्ट, एंड यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टम आपके ऊपर डिपेंड है, मैं कंप्लीट पर क्लिक करूँगा। सो कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक्चुअली कुछ चीज़ें है, ओके, ये सारे कुछ सेम ही रखो, कुछ चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, अगर मैं वापस करूँगा तो मेरे पास डबल फाइलें आ जाएंगे जो कि मेरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो आपको सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका सिस्टम में जो है मोंगोडीबी भी इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। बट यहाँ पर मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मेरे पास इंस्टॉल है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सामने क्या खुल के आएगा। ओके, मैं इसको कर देता हूँ, एक बार के लिए फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं मोंगोडीबी को ओपन करता हूँ। सो मोंगोडीबी, ये देखिए आपको यहाँ पर कंपास, मोंगोडीबी कंपास दिख के मिल जाएगा। आपको विंडो क्लिक करना, फिर यहाँ पर सर्च करना मोंगोडीबी कंपास, आपको मिल जाएगा। इस सिस्टम को मैं अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ओके, कहाँ पर, ओके, इस सिस्टम डीजे चल रहा है अब। ओके, यहाँ पर मेरा मोंगोडीबी खुल गया कंपास। आपके सामने एक कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस खुलेगा। आपको सिंपल इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके, कनेक्ट करने के बाद आपके सामने एक सेल्स ओपन खुल जाएगा, मतलब एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। सो डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया, लेकिन बट यहाँ पर सर्च है, सो मैं इसको कट करता हूँ, ये तो सर्चिंग के लिए। डेटाबेस जब क्रिएट करना हो आपको यहाँ पर प्लस पर आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा और आपको एक प्लस कलेक्शन का नाम लिखना है। जिस तरह आप जो माई स्कूल यूज किया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा डेटाबेस बनाते हैं, फिर यहाँ पर टेबल बनाते हैं, बट यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में डेटा नहीं जाता है। सो यहाँ पर एक कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन के फॉर्मेट यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यहाँ डेटा जाता है। सो मैं एक कलेक्शन बना देता हूँ, जैसे कि टेस्ट नाम से मैंने एक क्लास बना दिया टेस्ट नाम से, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेटाबेस मिल जाएगा और यहाँ पर टेस्ट क्रिएट में मिल गया। सो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके रखूँगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ वापस अपने कोड में, जहाँ पर ये हमने बनाया था एक्चुअली ये वाला। अब इस कोड को तो एक्चुअली रन कर ही रहे हैं, हम सब देख लेते हैं क्या रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैं बैकएंड के अंदर हूँ। सो यहाँ पर मैं एक्चुअली इंस्टॉल करूँगा नोटबॉन्ड से
हम चलाएंगे काम। और सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड index.js। ओके ओके, सर्वर स्टार्टेड आपको दिखा आ रहा है, सर्वर हमारा चालू है। बट अब हम इसको कनेक्ट करेंगे MongoDB के साथ। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके आपको करना है कि यहाँ पर आपको एक्चुअली सबसे पहले आपको करना है कॉस्ट फील्ड लिखना है और MongoDB को इंस्टॉल करें, क्योंकि हम जो है MongoDB को डायरेक्टली इसको यूज़ करने के लिए हम अपने सिस्टम में जो अपने प्रोजेक्ट है उसके साथ यूज़ करने के लिए MongoDB का जो पैकेज उसका इंस्टॉल करेंगे। MongoDB का इसलिए करते हैं ताकि हम MongoDB के जो आसान कमांड्स होते हैं उनको यूज़ कर सके। नहीं तो जो अब अगर हम MongoDB के कमांड्स को यूज़ करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर, उसको यूज़ करना थोड़ा सा ईजी नहीं होता। बट यहाँ से MongoDB की जो कमांड्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्वेरीज को चलाएंगे और डेटाबेस को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर MongoDB को इंस्टॉल कर देता हूँ, MongoDB को यूज़ कर देता हूँ पैकेज को। सो मैंने यहाँ पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है, MongoDB पैकेज को मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल कर रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक साथ ही तीनों को इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं वापस, यहाँ पर MongoDB आ गया। फिर MongoDB को मैं बोलूँगा MongoDB.connect। ओके, कनेक्शन बनाने के लिए सो इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन बनाना है। सो कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के साथ कनेक्शन बनाना है। तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके पास कॉपी हो चुकी है स्ट्रिंग, यहाँ पर आना है वापस नीचे और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है वो चीज़। स्ट्रिंग आ गई, पेस्ट कर दिया हमने। उसके बाद आपको कोमा लगाना है एंड अगेन आपको यहाँ पर वापस इस तरह से कुछ लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है DB कनेक्शन, DB नेम। सो DB नेम क्या है वो लिखना है। सो DB नेम कहाँ से आएगा, आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया था ना अभी यहाँ पर डेमो नाम से, सो वही हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है। सो हम इसको यहाँ पर नाम लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे डेमो नाम से, तो हमने बताया था डेमो नाम से डेमो लिख लिया। और हमारा जो यहाँ पर जो है डेटाबेस कनेक्ट हो चुका। अब डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चले, तो इसके लिए हम करेंगे देन और कैच का यूज़। सो देन यूज़ किया, फिर मैंने वापस कैच यूज़ कर लिया। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कहीं भी सेमीकोलंस को यूज़ नहीं करना, अदरवाइज ये देन कैच काम नहीं कर पाएगा। ओके, और देन में हमें क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। अगर सक्सेस आता है तो यहाँ पर आएगा। सो सक्सेस, फिर कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर लिखेंगे। अब एक्चुअली जब सक्सेस हो जाए, MongoDB कनेक्ट हो जाए, उसके बाद ही हमें सर्वर जो है स्टार्ट करना है। सो एक मिशन है उसको हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। और साथ में हम एक और चीज़ है कि हम यहाँ पर एक और कंसोल करवा देंगे स्टेटमेंट की सर्वर जो है कनेक्टेड हो चुका है, वही MongoDB जो है डेटाबेस वो कनेक्टेड है। सो डेटाबेस कनेक्टेड। और अगर ये कोई भी एरर आ जाती है तो हम यहाँ पर एक्चुअली एरर्स लिख लेंगे, कॉलबैक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लोड कर देंगे, जैसे कि डेटाबेस DB नॉट कनेक्टेड। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो एरर आया है उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, शो कर देंगे ताकि हमें एरर भी दिख जाए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, इतना कर दिया हमने। अब चलते हैं यहाँ पर वापस देखते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव इसको सेव करते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिक वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके, सर्वर वैसे एक्चुअली बंद हो गया है। सो मैं इसको कंट्रोल से दबाऊंगा ताकि आपका नया वापस ओपन हो जाए लाइन। फिर आपको वापस नोड index.js लिखना है और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ओके, डेटाबेस कनेक्टेड और सर्वर कनेक्टेड। तो अपना इतना काम हो चुका है, सक्सेसफुली हमने डेटाबेस बना दिया है, उसको MongoDB से कनेक्ट भी कर लिया है और हमें सक्सेसफुली कनेक्टेड दिखा भी रहा है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। अब जब हम डेटाबेस पर काम करते हैं ना, डेटाबेस में डेटा को लाना ले जाना, उसके लिए हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है व्यू और फिर कंट्रोल, और एक चीज़ यूज़ होती है एक्चुअली मुझे अभी उस आर्किटेक्चर का नाम याद नहीं है, बट उसी आर्किटेक्चर के बेस पर हम तीन चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाते हैं, एक राउटर बनाते हैं और एक मॉडल्स नाम से तीन फाइलें बनाते हैं, ताकि हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें, जहाँ हम APIs को लेते हैं, फिर बैकएंड को पहुँचाते हैं और फिर वो बैकएंड जो है डेटाबेस से डेटा लेके आता है, फिर वापस आगे
सर्वर को वापस देता है, एपीआई को रिस्पॉन्स देता है, वो सब कुछ उस आर्किटेक्चर की मदद से होता है। बट नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी फॉर डेट। अगर आपको नाम याद आता है तो कमेंट नोट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपके सामने वो कुछ फोल्डर बना देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। सो हम एक फोल्डर बनाएंगे कंट्रोल नाम से, कंट्रोलर नाम से, कंट्रोल्स नाम से। सो कंट्रोल्स नाम से एक फोल्डर बना देते हैं और एक बनाएंगे फोल्डर हम बनाएंगे, एक्चुअली इसके बाहर बनाना है। सो बैकएंड के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, एक बनाएंगे राउटर्स नाम से। सो राउटर्स, ओके। और एक्चुअली नाम जो होते हैं वो कैपिटल में नहीं लिखे जाते हैं, कैपिटल में यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक्चुअली कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर नहीं। सो इनको वापस मैं रीनेम करूँगा F2 दबा करके और यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर्स लिख लेते हैं, ओके। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, राउटर्स को वापस रीनेम करेंगे, राउटर्स लिख लेंगे, राउटर्स। और एक चीज़ और बनानी है हमें, सो हम एक और चीज़ बना लेते हैं मॉडल्स नाम से, जहाँ पर हम मॉडल्स बनाएंगे, ओके। तो ये 3 फोल्डर्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए। राउटिंग्स के अंदर हम राउट्स करेंगे, जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स राउट होंगे, यहाँ पर एपीआई फेच होगी। और फिर कंट्रोलर के अंदर हम सारा कुछ लॉजिकल पार्ट्स बनाएंगे और मॉडल्स के अंदर हम 1-2 मॉडल्स बनाएंगे जिसकी मदद से हम डेटा को एक स्कीमा के अंदर हम डेटा जो है मोबाइल से भेजेंगे। तो इतना काम कर लिया हमने, डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, 3 फोल्डर बना दिए। चलिए सबसे पहले हम बना देते हैं मॉडल्स। सो मॉडल के अंदर एक मॉडल बनाएंगे। सो एक डेमो मॉडल बना देते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पर एक मॉडल बनाऊंगा यूज़र नाम से। सो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा एक्चुअली यूज़र नाम से, ताकि हम यूज़र्स नाम से मॉडल में क्या करते हैं, यूज़र्स को इंपोर्ट करेंगे, मतलब जो यूज़र्स का डेटा चाहिए हमें वो यूज़र वाले मॉडल में डालेंगे। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ यूज़र्स नाम से, या यूज़र नाम का मॉडल बना देंगे, वो जेस लिख लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोगूस के साथ कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर मोगूस के जो पैकेज है इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सो मोगूस नाम का पैकेज, सो मोगूस पैकेज इंस्टॉल कर लिया, रिक्वायर कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर लिख लेते हैं मोगूस नाम, ओके। इतना हो गया, एक्चुअली गलत हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, मोगूस की मदद से हमें एक स्कीमा तैयार करना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्कीमा तैयार करना है, तो मोगूस डॉट स्कीमा लिखेंगे और एक स्कीमा तैयार करेंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पर स्कीमा लिख लेता हूँ, स्कीमा, ओके। स्कीमा लिखने के बाद मैं मोगूस डॉट स्कीमा लिख लेता हूँ, ओके। हमारा काम यहाँ पर हो गया, मोगूस स्कीमा बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम मोगूस स्कीमा बनाएंगे। किसके नाम से बनाना है, हमें स्कीमा बनाना है यूज़र मॉडल नाम से। सो मैं यूज़र मॉडल नाम से एक स्कीमा बना देता हूँ। सो यहाँ पर इतना कर दिया। फिर आपको यहाँ पर एक्चुअली लिखना है मोगूस स्कीमा, लिख चुके हैं, तो एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है और स्कीमा बनाना है। सो स्कीमा बना लिया हमें। यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस लगा दें, फिर आपको यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पर आपको स्कीमास लिखने हैं, क्या क्या स्कीमा लिखना है। फिर यहाँ पर एक वो कोमा लगाना, फिर वापस कर्ली ब्रैकेट लगाना। यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प देना, ताकि हमें जो भी चीज़ें अपडेट करनी हो तो वहाँ हम टाइम स्टैम्प की मदद से कर सकें। तो टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, फिर उसकी मदद से हम स्टैम्प को चेंज कर सकते हैं। सो टाइम स्टॉप को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टाइम स्टैम्प्स, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, सिंपल। इतना लिखने के बाद हमारा टाइम स्टैम्प ट्रू हो जाएगा। एक्चुअली कोमा नहीं आता है। ट्रू हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन की मदद से। अब आपको यहाँ आना है, एक मॉड्यूल बनाना है। मॉड्यूल बनाएंगे इसको, ताकि हम अलग अलग जगहों पर इसका यूज कर सकें। सो हम मॉड्यूल जो बनाएंगे वो यूज़र मॉड्यूल के नाम से ही बना लेंगे। सो यूज़र मॉड्यूल नाम से वापस मॉड्यूल बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा। और यहाँ पर हम बनाएंगे मॉड्यूल्स की मदद से एक मॉडल, ताकि हम अपने जो मॉडलिंग है वहाँ पर एक क्रिएट कर सके, इसका डेटाबेस कलेक्शन क्रिएट कर सके। सो आपको यहाँ पर इतना लिखना है और यहाँ पर आपको कलेक्शन का नाम लिखना है। सो मैं यहाँ पर यूज़र लिखूँगा। जब ये कलेक्शन क्रिएट होगा तो इसका नाम ऑटोमेटिक जाकर के यूजर्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल बनाया था, आपने स्कीमा बनाया था, उसका नाम देना है यूज़र मॉडल नाम से, ओके। यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कहता हूँ मैं, इसका नाम जो है यूज़र स्कीमा दे देता हूँ, यूज़र स्कीमा। और फिर स्कीमा नाम को यूज़र को मैं यहाँ पर
इम्पोर्ट कर देता हूँ और इस यूज़र को कैपिटल दे देता हूँ ताकि इसको मॉड्यूल के रूप में एक्सपोर्ट कर सकूँ। फिर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा और यूज़र मॉडल एक्सपोर्ट करूँगा। डिफ़ॉल्ट करना है, सो मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना चाहूँगा, बट यहाँ पर एक्चुअली ऐसे नहीं होगा। तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल यूज़र मॉडल। अब इतना करने के बाद आपका काम हो जाएगा, ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट भी हो जाएगा यहाँ से। अब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब स्कीमा तैयार करना है। ओके, तो मैं स्कीमा मेरे पास कॉपी है, सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है स्कीमा को, ये देखिए। अब ये जो स्कीमा बनाया हुआ है ना, एक्चुअली ये स्कीमा आप ChatGPT की मदद से भी बनवा सकते हैं। मैंने ये ChatGPT की मदद से बनवाया। आपको सिंपल ये देना है, प्रॉम्प्ट देना है एक कि मुझे एक MongoDB के लिए स्कीमा तैयार करवाना है जिसके अंदर नेम हो की वैल्यू जो होती है वो नेम हो, लास्ट नेम हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, इमेजेस हो, कॉन्टैक्ट हो, बायो हो, जेंडर हो, स्टेटस हो और एड्रेस हो। ये तो मैंने चाहा कि यूजर से मुझे ये सारी डिटेल्स मिलनी चाहिए, तो मैंने इस तरह से स्कीमा तैयार किया। आपको अगर यूजर से और भी ज़्यादा स्कीमा चाहिए, डिटेल्स चाहिए या इससे कम डिटेल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्कीमा तैयार कर सकते हैं। मेरे स्कीमा में क्या क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले ये जो लास्ट वाले जो भी स्कीमा है मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, सिंपल आपको क्या दिख रहा होगा, नेम दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, एक जो हमने कर्ली ब्रैकेट बनाए थे पहले ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैंने वापस एक नेम बनाया, नेम नाम से स्कीमा। उसके अंदर मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर डाला कि टाइप जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब जो नेम आएगा वो एक स्ट्रिंग जो है रूप में आएगा, और जो है ये ज़रूरी है, ये तो आना ही चाहिए। तो इसी तरह से मैंने कुछ और भी स्कीमा बनाए, जैसे लास्ट नेम मैंने टाइप स्ट्रिंग लिख दिया, बट ये आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं। अगर दे तो ठीक, नहीं दे तो भी चलेगा काम। तो मैंने इसको टाइप स्ट्रिंग दिया, ओनली रिक्वायर्ड नहीं रखा है। फिर मैंने वापस ईमेल रखा है, ईमेल आना जरूरी है, सो ईमेल आएगी और एक ही आने चाहिए, इसलिए मैंने रिक्वायर्ड रखा है। उसके बाद मैंने पासवर्ड भी रखा है यहाँ पर, सो पासवर्ड हम स्ट्रिंग में रख लेंगे, लेकिन किसी भी तरह का हो सकता है। एक्चुअली जो पासवर्ड अभी तो इसी तरह डायरेक्टली देंगे, बट बाद में हम इस पासवर्ड को हम चेंज करेंगे और एक अच्छे से बनाएंगे। फिर एक इमेज है, जो इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टाइप स्ट्रिंग दिया, यानी कि इमेज का नाम लेंगे। एक्चुअली जो इमेज आती है वो हम डेटा सर्वर पर ही स्टोर करेंगे एक फोल्डर के अंदर। बाकी हम जो इसका नाम है, इमेज का नाम, वो हम डेटाबेस में सेव करेंगे। बाकी डिफ़ॉल्ट नल, अगर कुछ इमेज नहीं आती है तो हम यहाँ पर वो डेटाबेस में नल भेज देंगे। बाकी कॉन्टैक्ट में हम नंबर डालेंगे टाइप में, बायो में हम स्ट्रिंग डालेंगे टाइप में, जेंडर में हम नंबर डालेंगे। एक्चुअली जो नंबर डालेंगे इसका क्या मतलब है, एनम, यानी कि जब नंबर डाल दिया इसका मतलब ये है कि जब सर्वर यानी कि क्लाइंट साइड है वहाँ, जैसे कि फ्रंट एंड, वहाँ से अगर कोई बंदा क्लिक करता है, जैसे जेंडर उसने मेल टिक किया, तो मेल का मतलब है एक। तो जैसे ही उस बंदे ने ये मेल पर टिक किया तो हमें बैकएंड में जो है हमें एपीआई हिट होगी, वहाँ से हमें रिक्वेस्ट में आएगा कि एक। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे टाइप इज इक्वल नंबर, जेंडर में कि एक आया तो इसका मतलब वो बंदा मेल है, अगर 2 आया तो इसका मतलब वो बंदा फीमेल है, और अगर 3 आया इसका मतलब वो बंदा अदर कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद हम स्टेटस बनाएंगे। स्टेटस आपको जरूर डालना है, ताकि अगर किसी प्रोफाइल को आप इनएक्टिव करना चाहते हैं या एक्टिव रखना चाहते हैं वो आपके हैंडल में होगा। अगर आप स्टेटस को अगर ट्रू कर देंगे तो वो एक्टिव रहेगी, डिफ़ॉल्ट में हम ट्रू करके रखें। अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो जो है स्टेटस अगर ट्रू फॉल्स हो जाता है तो उस कंडीशन में हम जो है जो यूज़र की प्रोफाइल है उसको इनएक्टिव कर देंगे। ओके, तो इसकी टाइप जो होती है बूलियन होगा, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू है एक तरह की। उसके बाद हम एड्रेस लेंगे। तो एड्रेस में क्या होता है, गली होती है, स्ट्रीट नेम होता है, स्टेट होता है, जिप कोड है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए अलग अलग तो हम इस तरह से बना नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम टाइप देंगे और टाइप के अंदर फिर हम कुछ इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देंगे। सो एड्रेस के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वापस एक टाइप दिया, टाइप के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज वगैरह दे दी, और इसके अंदर साथ साथ हमने दे दी इसकी वैल्यूज, जैसे टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए और डिफ़ॉल्ट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अगर कोई बंदा देता तो ठीक, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी चला जाएगा बैकएंड पर, डेटाबेस पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है यूज़र मॉडल जो है मॉडल तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने राउटर्स पर, हम एक राउटर क्रिएट करेंगे। सो राउटर क्रिएट करने के लिए भी हम इसी तरह से एक यूज़र फाइल बनाएंगे। सो user.js नाम से बना लेते हैं।
ओके यूजर डॉट JSX नहीं हमें यहाँ पर यूजर डॉट JSX को नहीं बनाना है, हमें बनाना है यूजर डॉट JS। सो यहाँ पर यूजर डॉट JS बना देंगे। सो इतना करने के बाद हमारा JS फाइल जो नहीं, इसका नाम थोड़ा मैं कैपिटल कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने देखा तो कैपिटल होना जरूरी है। ओके तो इतना कर दिया हमने, तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया यूज़र मॉडल नाम से। अब आते हैं राउटर्स के अंदर। सर राउटर के अंदर यहाँ पे एक्चुअली किससे बनता है, राउटर हम बनाएंगे एक्सप्रेस की मदद से, क्योंकि एक्सप्रेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो रिक्वेस्ट जो भेजने की और हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब वो काफ़ी आसान हो जाता है काम। अगर हम बिना एक्सप्रेस के करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें स्पेस कंडीशन लगानी पड़ती है, बट यहाँ पर स्पेस कंडीशन से हमें फ़ायदा मिल जाता है और आराम से कोड एक सिंपल वे में और अच्छी तरीके से बन जाता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। सो एक्सप्रेस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर, और रिक्वायर क्या करना है एक्सप्रेस को। सो एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर दिया। अब वापस गलती सॉरी। ओके अब आपको वापस यहाँ पर आना है, राउट बनाना है। तो राउटर बनाना से लिए आपको राउटर लिखना है, फिर एक्सप्रेस लिखना है वापस यहाँ पर। सो एक्चुअली एक्सप्रेस लिखने से पहले राउटर लिखना है, डॉट एक्सप्रेस लिखना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्रेस वो हमने यूज़ किया था उसका हमने एक बना लिया राउटर। ओके बट आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप एक्सप्रेस की मदद से इसको इस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सिंपल चीज़ है, आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सप्रेस से राउटर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने में राउटर की मदद से मैंने कहाँ गया, और ये रहा, राउटर की मदद से मैंने इंपोर्ट किया। और सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, राउटर लिखना है, सिंपल बस राउटर लिखा है, इतना काम खत्म है आपका एक्चुअली यहाँ पर। और यहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर लीजिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। सो मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ यूज़र राउटर। ओके इतना करने के बाद आपका राउटर तैयार हो गया। इसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की मदद से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। सो यूज़र राउटर ओके इतना कर लिया यहाँ पर। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअली अब बनाना है यूज़र राउटर की वजह से कुछ APIs को हिट करने के लिए कंट्रोल। सो यहाँ पर हम बनाते हैं यूज़र राउटर लिखेंगे, और साथ में हम गेट की API यूज़ करेंगे। सो गेट लिख लेंगे, एक्चुअली गेट इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो, आपकी मर्जी। सो मैं गेट इस तरह से लिख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको करना है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मैं जो API वो ये होगी ये गेट वाली, एक्चुअली इससे पहले आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। सो फिर मुझे याद करने दो क्या करना पड़ता है। ओके यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्लैश लिख रहा है कि API किस नाम से एट होगी। सो यहाँ पर एक्चुअली चलो गेट यूज़र नाम से मैं बना देता हूँ कि यूज़र चलिए। ओके सबसे पहले ऐसे करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि हम यूज़र को क्रिएट करेंगे सबसे पहले ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट यूज़र नाम से। सो क्रिएट यूज़र नाम से एक मैंने बना लिया, और उसको यहाँ पर लिखना है कॉमास। तो यहाँ पर इतना काम हो गया आपका। मैं ये बताया कि ये जो API होगी ये वाली होगी। सो अगर API में ये वाला कॉल होता है तो क्रिएट यूजर नाम से, तो ये वाला काम करना है, और फिर रिक्वेस्ट करना और रिस्पॉन्स हैंडल करना है। यहाँ पर आपको कॉल बैक फंक्शन बनाना है, सिंपल। अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। अब इतना काम कर लिया, इसके बाद आपको कंट्रोलर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे वो कंट्रोलर की मदद से हम बनाएंगे। सो आपको कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोलर में एक फाइल और बना देंगे यूज़र नाम से। तो यहाँ पर control.js नाम से यूज़र नाम से फाइल बना देंगे। ओके फिर यहाँ पर आपको कंट्रोलर बनाना है। सो कंट्रोलर एक्चुअली क्या होता है, एक क्लास होती है। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। चलो यहाँ पर हम बनाएंगे क्लास। सो हम सिंपली यहाँ पर कुछ छोड़ दे रहे हैं स्पेस, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्लास बना दी। अब यहाँ पर क्लास किस नाम से बना दी, सो मैं यहाँ पर यूज़र नाम से क्लास बोलूँगा। सो यूज़र क्लास। ओके इतना नाम लिखना है यूज़र क्लास, और फिर आपको यहाँ पर बनाना है एक्चुअली कुछ इस प्रकार से। ओके तो आपका जो यूज़र क्लास बन चुका है, यहाँ पर एक क्लास बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना है कि इस यूज़र क्लास में से कौन कौन से फंक्शंस को आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा क्रिएट यूज़र नाम से। सो क्रिएट दिस अंडरस्कोर यूज़र।
और यहाँ पर कुछ इस क्लास में फंक्शन बना लूंगा इस तरह से। ये जो है हमारा फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर एक्चुअली जब ये क्रिएट यूजर वाली पे हिट होगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो डाटा आएगा रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ से कुछ डेटा आएगा, वो हम यहाँ पर भेजेंगे। सो यहाँ पर मैं एक्चुअली डेटा क्रिएट कर देता हूँ, एक वेरिएबल में डेटा ले लूंगा, सारा का सारा मेरा डेटा बेस आएगा। फिर मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा, यहाँ पर रिटर्न क्या करूंगा, एक न्यू प्रॉमिस बनाऊंगा, ताकि जब ये पे हिट हो और मेरे पास जब रिस्पॉन्स एक रिक्वेस्ट आए तो मैं इसको प्रॉमिस को हैंडल करने के दे दूंगा। कि एक्चुअली क्या है, कोई प्रॉमिस उसको हैंडल करेगा और देखेगा कि कहीं उसके अंदर जो एपीआई का रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। तब तक जो है हमारे पास प्रॉमिस के अंदर वो चीजें रहेगी। अब जब प्रॉमिस हो जाएगा तब बाद में फिर वो जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम वो भेज देंगे आप आगे। तो ये जरूरी है कि आपको एक न्यू प्रॉमिस बनाना है। सो हमने यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाया है, और प्रॉमिस बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। सो यहाँ पर बनाएंगे एक, या तो हम रिजॉल्व करेंगे या फिर प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे, दो चीजें होगी हमारे केस में। सो मैंने यहाँ पर दो चीजें बना ली। कुछ गड़बड़ हो रही क्या? ओके, यहाँ पर गड़बड़ कुछ ये हो रही है कि मैंने यहाँ पर प्रॉमिस में 35 नहीं लगाए। सो कहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर। ओके, इस तरह हो चुकी है। अब यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें और करनी है कि एक ट्राई और कैच लगाना है। आपको ट्राई कैच जरूर लगाना है, नहीं तो अदरवाइज आपका काम कहीं गड़बड़ हो सकता है। सो यहाँ पर एरर आएगा। ओके, अब ट्राई कैच इसलिए यूज करते हैं हम, ताकि अगर यहाँ पर जो भी कोड लिखा उसको ट्राई करेगा, ये जो प्रॉमिस है इसको काम करने की एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा। बट अगर कोई भी एरर आ जाता है तो ये क्या करेगा, कैच वाला फंक्शन चलाएगा और यहाँ पर जो भी एरर आएगी वो यहाँ पर थ्रो कर देगा। बट अगर काम हो जाता है तो ये ट्राई वाला चलेगा। और ये हम इसलिए यूज करते हैं जहाँ हम सर्वर की जो कंपाइलर की जो एरर होती है वो पकड़ने के लिए। अदरवाइज हम इस कंपाइलर की एरर को हम पकड़ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो एपीआई यूज करते हैं जैसे अवेट फेस वगैरह वो यूज नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज और, यहाँ पर आपको एक फंक्शन यूज करना है असिंक वाला, क्योंकि कई बार हम जो है मॉडल हम जहाँ यहाँ से रिक्वेस्ट आई फिर यहाँ पर आए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल को यूज करेंगे। सो पहले मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कौन सा मॉड्यूल बनाया था हमने, यूजर वाला बनाया था। किस नाम से बनाया था, यूजर मॉडल नाम से। सो मैं यूजर मॉडल नाम से इसको इंपोर्ट करूंगा। सो इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ओके, फिर रिक्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक बार बाहर निकलूंगा, फिर स्लैश जाऊंगा और एक बार और वापस बाहर, तो दो बार निकलना पड़ेगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से मैं वापस बाहर निकला। अब यहाँ पर मुझे किसके अंदर जाना है, मॉड्यूल्स के अंदर जाना है। सो मॉड्यूल्स के अंदर जाऊंगा, फिर यहाँ पर यूजर्स के अंदर जाऊंगा। सर इम्पोर्ट हो गया है मेरा। ओके, यहाँ तक मेरा ये जो है इम्पोर्ट हो चुका है, यूजर रिक्वायर्ड हो चुका है, इम्पोर्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर यूजर डॉट जेएस लिख लेता हूँ, पर एरर क्यों आ रही है देखता हूँ मैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे। जो आप देखो देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये वेब डेवलपमेंट स्टैक में मीशो का डेवलपर में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अब पता नहीं यार यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है। बट मैं अगर यूजर मॉडल पर कंट्रोल से क्लिक करता हूँ तो ये यूजर मॉडल ओपन कर रहा है। इसका मतलब ये यूजर वाला तो सब कुछ सही चल रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर यूजर स्कीमा भी अच्छे से बना रखा है और इसको मैंने मॉडल से भी कनेक्ट कर रखा है, मॉडल से। फिर मॉडल को मैंने वापस ही एक्सपोर्ट भी किया है। डेटाबेस में आके देखूंगा तो इसको रिप्लेस करता हूँ एक बार मैंने। डेटा नहीं कनेक्ट हो गया क्या, क्योंकि रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। चलो ठीक है, इसको रीस्टार्ट कर देंगे, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो डेमो नाम से बनाया है यूजर डेटाबेस, उसके अंदर यूजर नाम से एक कलेक्शन बनाया। फिर यहाँ पर आ जाते कंट्रोलर में, यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन बनाया, वो यूज हो रहा है एक्चुअली। फिर मैंने क्या किया एक्चुअली, यहाँ पर आ जाते, ये तो एक्चुअली हटा दो, ये यहाँ पर काम की चीज़ नहीं है। ओके, मैंने फिर मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, और यूजर क्लास नाम लिख करके। ओके, यूजर क्लास नाम लिख करके मैंने इसी को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस क्लास को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, राउटर्स में यूज करूँगा। सो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कॉस्ट लिखूंगा सेम वही, फिर मैं यूजर क्लास लिख लूँगा, फिर रिक्वायर लिखूंगा, रिक्वायर के साथ मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें डाल लूँगा जैसा कि यहाँ पर हमने किया था। जैसे कॉस्ट बना था यूजर मॉडल, जो यहाँ पर हमने मॉडल का नाम दिया था, उसी तरह से
जो यहाँ पर मेरे क्लास का नाम दिया यूजर क्लास का, वो यहाँ पर मैंने डाला। फिर रिक्वायर किया, यहाँ से फिर मैं 2 फोल्डर बाहर निकला, फिर कंट्रोलर्स हो गया और फिर यूजर्स पे गया। तो इस तरह से ये वाला क्लास जो है इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट आ रही है। अब मुझे इस रिक्वेस्ट में से जो डेटा आ रहा है क्रिएट यूजर से, यानी कि जो यूजर डालेगा डेटा, वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब इस डेटा को मुझे यूज करना है, और ये जो यहाँ पर बना हुआ है इसको यहाँ एक्चुअली इसको फॉरवर्ड करना है मुझे डेटा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं वापस राउटर के अंदर। यहाँ पर एक कॉस्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट जो भी आएगा मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्चुअली, मतलब जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट हुआ जो भी आ रहा है चीज़ें, मैं रिजल्ट हुआ इसको स्टोर करूँगा। और यहाँ पर न्यू कीवर्ड की वजह से एक्चुअली, हाँ न्यू कीवर्ड की वजह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि क्लास बनाएगा सो उसकी क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू यूजर्स क्लास, और क्लास के अंदर से मुझे एक फंक्शन को यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट यूजर नाम से एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को हम यूज करेंगे यहाँ पर, और इस फंक्शन को कॉल करें। अब इस फंक्शन को हम क्या देंगे, एक रिक्वेस्ट बॉडी देंगे। जो भी रिक्वेस्ट में जो भी बॉडी हमारे पास कुछ भी आएगा वो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। रिजल्ट डॉट, इस रिजल्ट डॉट को क्या करेंगे, ओके। और रिजल्ट में हमें क्या करेंगे, एक्चुअली जो हम यहाँ पर एक पे में भेज रहे हैं डेटा, और यहाँ पर प्रोसेस होगा प्रॉमिस के थ्रू, और जो भी डेटा आएगा हमारे पास कुछ या तो रिजल्ट आएगा या रिजल्ट आएगा, वो चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर रिजल्ट के अंदर कैच करेंगे, और फिर यहाँ पर देन और कैच में यहाँ पर हम जो है गेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार के लिए देन लगा देता हूँ। सो ये इस तरह से देन लगा दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा कि अगर मुझे सक्सेस मिलता है तो क्या करना है। ओके, और यहाँ पर एक कैच लगाएंगे। कैच डॉट कैच लगा देता हूँ। ओके, और डॉट कैच में हम क्या करेंगे, एरर को देखेंगे। एरर लिख लेते हैं, और यहाँ पर कॉल बैक वापस फंक्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है एक्चुअली, अब मुझे सर्वर पर वापस रिस्पॉन्स भेजना है कि मेरे पास क्या डेटा है, वो इसको क्या रिस्पॉन्स मिला। अगर मुझे सक्सेस आ जाता है, मतलब रिजॉल्व मिल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें भेज दूंगा इसको रिस्पॉन्स के थ्रू, एज ए रिस्पॉन्स। ओके, अब रिस्पॉन्स में मैं क्या भेजना चाहूंगा एक्चुअली, तो रिक्वेस्ट तो आ चुकी थी। यहाँ पर रिक्वेस्ट करने से, रिक्वेस्ट हमारे पास आज यहाँ पर, सॉरी नहीं, कहाँ पर है, ये राउटर से है, ये रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट तो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व हमारे पास रिजॉल्व आ चुका है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स आ चुका है, हम उस रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे। अब रिस्पॉन्स में क्या सेंड करना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एक्चुअली अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस। अगर यहाँ पर सक्सेस में जाता है तो स्टेटस हम 1 कर देंगे, और कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पर एक्चुअली क्या देंगे, और जो भी डेटा आया हमारे पास, अगर डेटा रिजल्ट के अंदर डेटा आया तो रिजल्ट हम डेटा दे देंगे। ओके, इतना काम करेंगे, और यहाँ पर कॉलन यूज करेंगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पर आ जाते हैं एरर के अंदर वापस, और यहाँ पर देखते हैं अगर हमें कुछ एरर आ जाता है, के अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर सेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। वापस एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर स्टेटस में हम सेंड करेंगे 0, और फिर हम कुछ, ओके वापस कॉलम लगाना था, और यहाँ पर वापस, ओके एक चीज कॉमा, और यहाँ पे वापस कुछ डेटा भेजना चाहते थे डेटाबेस, तो मैं यहाँ पर एरर नाम से एरर भेज दूंगा वापस उसको, ताकि जो एरर है वो उस व्यक्ति के सामने वाले को पता चल सके कि क्या एरर हमारे पास आई है। यहाँ पर एरर, यहाँ पर एरर डॉट मैसेज कर दूंगा, ताकि हमें एरर जो भी आए उसका मैसेज यहाँ पर फ्रंट एंड को चला जाए रिजल्ट के अंदर। ओके, अब हमारा जो डेटा गया है वो यहाँ पर आया है एक्चुअली। ओके, एक्चुअली रिस्पॉन्स, और एक्चुअली यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि ये वाली चीज़ है ना, हम डेटाबेस यानी कि राउटर से भेजेंगे, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली लॉजिकली बनती है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली सक्सेस भेज देना है, क्योंकि हमें सक्सेस में सारी डेटा मिलेगा जो हम वहां से लाएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ सक्सेस भेज दीजिए,
और यहाँ पर एरर भेज दीजिए, जो भी हमें एरर मिलेगा वो चीज़ें हम यहाँ पर जो कंट्रोलर है यहाँ से हम कैच आउट करेंगे क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। सो मैंने यहाँ पर एक असिंक फंक्शन लगाया है और यहाँ पर एक मैं यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर एक मुझे यूज़र बनाना है, जो कि यूज़र उसके अंदर सेव कराना है। सो यहाँ पर मैं एक यूज़र बनाऊंगा और यूज़र मॉडल को यूज़ करूँगा। सो यूज़र मॉडल को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर और न्यू कीवर्ड लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो क्लास नाम से इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कराएंगे। सो डेटा को स्टोर करना है। यहाँ पर मैं एक चीज नेम लिखूंगा जो यहाँ पर देखेंगे या मॉडल में क्या नाम लिखा था वही नेम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर नेम में क्या स्टोर करवाना है, जो डेटा आया है ना हमारे पास यहाँ पर इस डेटा में से वो डेटा लिखना है, नेम लिखना है। ओके, ये सेव हो गया। उसके बाद वापस लास्ट नेम सेव करेंगे। सो लास्ट नेम यहाँ पर जो भी है, एक्चुअली लास्ट नेम सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो लास्ट नेम लिखा हुआ है कॉपी करूंगा, यही नाम यहाँ पर देना है आपको। ओके, सिंपल ही मैं इस पर यहाँ पर टाइप करूंगा डेटा डॉट लास्ट नेम। ओके, जो अब डेटा में से जो भी मेरे पास नाम आएगा वो मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर लूंगा और फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड एक्चुअली कर लेता हूँ। ओके, पासवर्ड, और पासवर्ड भी जो डेटा से आएगा वही मैं यूज कर लूंगा पासवर्ड। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जो डेटा में ये कि इस नाम की चीज से मुझे डेटा मिलेगा और यहाँ पर एक्चुअली जो नाम है वो ये मिलेंगे। ओके, और जो ये पासवर्ड है मैंने यूजर में बनाया था क्या, एक्चुअली पासवर्ड ये रहा। ओके, पासवर्ड भी बनाया हुआ है और साथ में एक ईमेल भी ले लेते हैं। सो ईमेल रिक्वायर्ड है इसलिए ईमेल लेनी ही पड़ेगी हमें। सो यहाँ पर एक ईमेल ले लेते हैं। सो ईमेल ले लेता हूँ मैं और ईमेल जो है डेटा डॉट ईमेल से ही आएगी हमारे पास, एक्चुअली मैं मानता हूँ। ओके, यहाँ पर ईमेल जो मैंने नाम लिखा वो सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं ईमेल का नाम सेम ही है कि नहीं। हाँ, सेम है। ओके, इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, जो यूजर बनाया है इस यूजर को डॉट सेव नाम से सेम फंक्शन है इसी का, वो जो यूजर मॉडल जो मोगूज का है उसी का। इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने यहाँ पर एक यूजर को स्टोर किया है वो सब सेव कर लेंगे और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक डेल और कैच लगाएंगे। सो डेल एंड कैच, और यहाँ पर हम रिजॉल्व और रिजेक्ट करेंगे। सो अगर यहाँ पर एरर आ जाती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ अगर एरर आ जाती है हम रिजेक्ट कर देंगे। सो रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। सो हम यहाँ पर एक रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट लो सेंड करेंगे। रिजेक्ट करेंगे और डायरेक्ट सेंड नहीं होता, बट डायरेक्टली हम यहाँ पर जो भी चीज भेजना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में भेज सकते हैं। रिजेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टेटस वही सेम बना देंगे, स्टेटस इक्वल 0 एंड और क्या देना था, और साथ में एरर भी भेज देते हैं। सो एरर भेज देता हूँ मैं यहाँ पर, और एरर डॉट मैसेज, ताकि मुझे एरर मिल जाए अगर फ्रंट एंड पर अगर कोई एरर आ जाता है तो। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर नेम हो जाता है तो सक्सेस देता है, तो सक्सेस में हम रिजॉल्व कर देंगे और रिजॉल्व में हम क्या भेजेंगे, वही चीज जो हमें भेजनी है। सो स्टेटस भेज देंगे, तो स्टेटस हमारा आ जाएगा रिजॉल्व। और जो भी डेटा आ रहा है सो डेटा जो है, सो डेटा तो कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली, हम इसको ऐसे ही स्टेटस नाम से भेज देंगे। ओके, सिंपल यहाँ पर स्टेटस भेज देंगे। ओके, और साथ में एक यूजर भी भेज देंगे। ओके, यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, वो पता वो क्यों इक्वली लग गया था। और साथ में एक मैसेज भी भेजेंगे, मैसेज हम भेजेंगे कि यूजर एडेड आ जाएगा, मैसेज आएगा यूजर एडेड। ओके, और साथ में एक और चीज भेज देते हैं कि जो हमारे पास डेटा आया ना वही हम डेटा यूजर की में भेज देते हैं। सो जो यूजर्स में डेटा आया हमारे पास वही मैं इस यूजर की में भेज दूंगा और यहाँ पर भी मैं जो एरर आ रहा है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो ये तो होता है बैकएंड का झंझट, तो इतना तो झंझट पालना ही पड़ता है एक्चुअली। ओके, तो इतना तो हो गया हमारा काम। और एरर अगर यहाँ पर टेक्निकल एरर आ जाती है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली लॉक कर देंगे और टर्मिनल में इस जो एरर को है देख लेंगे कि क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पर देंगे कि इंटरनल एरर आ रही है। सो इंटरनल सर्वर एरर। ओके, और साथ में हम एरर का नाम दे देते हो कि एरर क्या आ रही है। सो एरर भी भेज देंगे, एरर डॉट मैसेज। ओके, तो हमें एरर मैसेज भी आ जाएगा। अब चलते हैं, इतना काम हो चुका है हमारा। हमारा ऑलमोस्ट जो है जो एपीआई को हिट करने का काम वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब एक और चीज है, जो इंडेक्स टू जेएस बनाया था ना, आपको यहाँ पर एक और चीज करनी है कि कॉस्ट
अब जो ऐप डॉट यूज है ना, इसका यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज नाम से। फिर आपको यहाँ पर एक्चुअली एक चीज बतानी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ध्यान रखना है यूजर्स, अगर स्लैश यूजर नाम से कोई ऐप हिट होती है तो यूजर वाला कौन हो जाएगा, उसके साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इंपोर्ट करूंगा। और जो हमने यूजर जो कंट्रोल राउटर बनाया है, सो यूजर राउटर किस नाम से बनाया है, इस नाम से बनाया है। सो इंपोर्ट हो गया यूजर राउटर नाम से यूजर राउटर। ओके, ऐप एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है अब। तो फॉर दैट यहाँ पर अब कॉस्ट को नहीं लगाना, इसलिए यूजर एरर आ रही थी। अब जब जैसे मैं एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर स्लैश यूजर लिखूंगा, अगर कोई भी आता, बट यहाँ पर एक्चुअली वो चीज़ है कि जो हमें जो रिक्वेस्ट होगी ना, इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक कोर्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेस कंट्रोल लगता है कि हम जो बाहर से एपीआई हिट हो रही है, हमारे सर्वर उस एपीआई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंडमली अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन जो आता है कोर्स का, इस कोर्स जो हमने कोर्स यूज किया था यहाँ पर पैकेज दो जेएसएन में, इसको यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट इस डेटा यूजर्स हमारा जो सर्वर है इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे एपीआई को हम परमिशन दे देंगे। सो यहाँ पर कोर्स लिखना है, कोर्स लिखना है एक्चुअली। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार कोर्स को इंपोर्ट करना है। सो कोर्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिक्वायर करके। और फिर यहाँ पर इस तरह से कोर्स में इंपोर्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर सिंपली आपका ये इंपोर्ट हो चुका है कोर्स। इसके बाद आपको क्या बोलना है कि जो ऐप है उसको बोलना है कि ऐप डॉट यूज करना है, किसको, कोर्स को। ओके, तो हमारा कोर्स फंक्शन यूज हो गया। इसके अलावा एक और चीज करनी है आपको, ऐप डॉट यूज करनी है, एक हमारा जो एक्सप्रेस जो जेएस है उसकी जो एक स्ट्रिंग फाइल आती है। जैसे जो हमारे पास डेटा आएगा ना, वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो उसको वापस पास में कन्वर्ट करना, फिर वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इस सब झंझट से बचने के लिए हमारे पास एक शक्ति है जो कि एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब एक फंक्शन है, उसको यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो ये फंक्शन का नाम एक्चुअली जो फंक्शन का नाम है वो है एक्सप्रेस। तो जेसन नाम से एक फंक्शन है, वो इस तरह से फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो हमारा जो एक्सप्रेस जो जेसन आ चुका है, यहाँ पर हमने एक काम कर लिया इस तरह। अब जो भी हमारे जेसन आएगी उसको ये ऑटोमेटिक ही जेसन और पास करता रहेगा ऑटोमेटिक, हमारा काम कहीं भी रुकने वाला नहीं है। तो इतना काम हो गया। हम देखते हैं कि हमारा सर्वर जो चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर कुछ अगर भी रामायण चल रही है, इससे मैं इसको सर्वर को क्लोज कर देता हूँ और इस टर्मिनल को ऑफ करके नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। फिर वापस वही मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस को कॉल करूंगा। ओके, कहीं प्रॉब्लम आ गई क्या, नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, क्या प्रॉब्लम आ रही। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली नॉर्बन के वजह से कहता हूँ, नॉर्बन डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, मैं स्किप के अंदर जाके देखूंगा। नाम तो इंडेक्स डॉट जेएस लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक्चुअली एरर इसलिए आ रहा था, तो आपको बैकएंड में जाना है। सो cd डॉट स्लैश बैकएंड, बैकएंड वाले फोल्डर में जाना है। सो बैकएंड वाले फोल्डर में चले गए। अब आपको यहाँ पर करना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, अभी भी वापस प्रॉब्लम कुछ आ रही है। ओके, बैकएंड में तो वही में नोड नोड इंडेक्स को जेएस, बट एप क्रेश बता रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। वेटिंग फॉर, ठीक, कुछ एक वो मिल जाइए, अभी वेट करते हैं कि वेटिंग फॉर चेंजेस कुछ बता रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए ऐप क्रैश बता रहा है। मैं एक चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ आ रही है। एक्चुअली देखो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, वो देखिए कोर्स कोर्स में यहाँ पर रिक्वायर में कई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने गलत लिख लिया है। सो मैं जाता हूँ अपने यूजर्स के में, देखते कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली बैकएंड में यही तो प्रॉब्लम आती है, तभी तो लोग कहते हैं कि बैकएंड खराब है। सो रिक्वायर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। सो रिक्वायर आपको इस तरह से लिखना था। और आप देखते हैं कि
प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई कि नहीं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलो देखते हैं वापस क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आ रही है कि जो यूजर मॉडल है, कॉस्ट एक्चुअली यूजर मॉडल है। ओके, हमें जो मॉड्यूल बनाया था कहाँ पर गया मॉड्यूल, ये रहा। यहाँ पर जो मॉड्यूल बनाया है वो यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है, एक्चुअली ये बोला कि यहाँ पर एक्चुअली गलत है। सो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक्चुअली इसको इस तरह से लगा देते हैं, तब जाके ये सॉल्व हो सकता है। सो अब ये सॉल्व हो गया। एक्चुअली यही प्रॉब्लम थी हमारी, जो प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअली यूजर बंडल वाली थी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आई थिंक अब। ओके, हमारा सर्वर भी स्टार्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी। फाइनली हमने सारा कुछ सेटअप कर दिया है, हमारा सर्वर भी अच्छे से चल रहा है, हमने एपीआई बना दी। अब इस एपीआई की टेस्टिंग बाकी है। सो अब टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या और प्रॉब्लम्स आती है। बट ये चीज़ें मज़ा आता है, इसीलिए मैंने नाम रखा है अपने चैनल का, क्लिक और फिक्स। क्लिक करेंगे और फिक्स करते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं हम। यहाँ पर आपको एक्चुअली यहाँ ना कहीं तो होगा एक्सटेंशन में, यहाँ पर आपको थंडर क्लाइंट एक यूज करना है, थंडर क्लाइंट। ओके, थंडर, ये रहा, एक्चुअली कर गया थंडर क्लाइंट, ये रहा। ये वाला जो आपको है ना, एक चीज ये इंस्टॉल कर देनी है, थंडर क्लाइंट। अब इससे क्या होगा कि आप जो भी एपीआई है उसको हिट करके टेस्ट कर सकते हैं। सो थंडर क्लाइंट का आपका ये आइकन मिल जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका थंडर क्लाइंट जो है ओपन हो जाएगा। सो ये थंडर क्लाइंट ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ उसको। अब जो एपीआई है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट 500 वाली एपीआई चलाई थी, 5000 वाली। सो आप देख सकते हो मैं कहाँ गया, ये वाला नहीं, ये वाला। यहाँ पर देख सकते हो हमने जो सर्वर चालू किया है वो 5000 पर किया है, और हमारा जो सर्वर है लोकल 500,000 पर, 5000 पर चलेगा। तो चल गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स पर जस्ट देखा, मैंने कहा था ना कि ये जो स्लैश यूजर्स के बाद जो भी आएगा वो इस यूजर राउटर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब इस एपीआई को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है यूजर लिखना है, फिर स्लैश लिखना है। अब क्या करना है, हम एपीआई चलानी, कौन सी एपीआई चलाना चाहते हैं यूजर्स के लिए। तो एपीआई यूजर्स के लिए हम राउटर के अंदर जाएंगे, राउटर के अंदर ये रहा, राउटर के अंदर हमने जो एपीआई बनाए थे वो ये बनाए थे स्लैश यूजर्स नाम से। सो स्लैश यूजर नाम से ये एपीआई बनी हुई है। सो स्लैश यूजर्स एक्शन कहाँ गया, ये रहा, ये इतना बना दिया। अब चलते हैं और आगे। अब आगे चलने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर तो हो गया हमें डेटा यहाँ पर देना, बट हमने जो एपीआई बनाई थी वो किसकी बनाई थी, पोस्ट की। सो हमें यहाँ पर एक्चुअली पोस्ट करना पड़ेगा। सो मैंने पोस्ट कर दिया। अब हमारे पास जो डेटा जाएगा वो यहाँ से जाएगा एक्चुअली। यहाँ पर जो आपको जेसन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको डेटा भेजना है। सो डेटा क्या क्या नाम था वो आपको ये क्रिएट करना है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर आपको नाम लिखना है। सो नेम लिख लेता हूँ। ये आपको यही वही देने चाहिए जो आपने पहले वहां पर दे रखी थी। सो नाम ले लेता हूँ मैं, प्रेम जाटोल। आपको ये जो नेम दिया ना ये कंट्रोलर्स में आना है, यहाँ आपने जो ये नाम दिया ना डेटा में, हम डेटा कीज में डेटा भेज दें। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम, जो आपने यहाँ पर नेम दिया ना वही आपको नाम यहाँ पर देना है। सो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। फिर देते हैं ईमेल। सो ईमेल दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ईमेल। और यहाँ पर ईमेल एक्चुअली जो भी है प्रेम जाटोल @gmail.com। ओके, फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड देना है, सो पासवर्ड दे देंगे यहाँ पर। पासवर्ड में वही सेल नाम देना है जो आपने वहाँ पर डेटा के नाम से एक्सेस किया है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पासवर्ड 1234। ओके, अब हमारे ये ऑब्जेक्ट को हो गया, मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आगे काम आए। अब क्या करेंगे, टेस्टिंग करते हैं। ओके, 1 2 3। ओके, 200 मेरा रिजल्ट जो आया है वो 100% सिक्योर आया है, मतलब मेरा रिस्पॉन्स जो है एकदम सही आया है। सो इस रिस्पॉन्स को कैसे चेक करें। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब जो रिस्पॉन्स आया है हमारे पास ये देखिए। अब रिस्पॉन्स की मुझे वापस रिस्पॉन्स भी आया होगा, मैंने स्टेटस 1 भेजा, वैसे इसमें यूजर एरर आ गया। और जो मेरे को यूजर में डेटा भेजा है वो ये प्रकार इस प्रकार से भेजा है। मैंने ये वाली चीजें भेजी थी खुद, बाकी इमेज में नल चला गया क्योंकि हमने वहां पर मॉड्यूल में सेट करके रखा था। एड्रेस हमने ट्रू भेज दिया बाय डिफॉल्ट, और साथ में मोंगोडीबी की जो आईडी है ना ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते। तो ये हो गई। अब चलते हैं मोंगोडीबी के अंदर, यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने बनाया था डेटाबेस, वो मैं इस डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ, फालतू का पड़ा है मेरे पास।
ओके, अब मेरे पास ये जो लोकल 700 का है, एक ही डेटाबेस मतलब लोकल होस्ट है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट के अंदर में जाएंगे, फिर मोंगोडीबी का टेस्ट है यहाँ पर। एक्चुअली मैं इसको रिप्लेस करूंगा पहले तो। ओके, रिप्लेस टेस्ट करें, इसको यहाँ पर रिप्लेस लिखा है। क्या देखिए आपको यूजर्स वाला मिल गया है, इसके अंदर क्लिक करना है, आपको ये ऑब्जेक्ट मिल गया है। ओके, मैं वापस एक बार और टेस्टिंग कर लेता हूँ। सो थंडर क्लाइंट पे वापस जाएंगे। ओके, थंडर क्लाइंट, ये क्या हो गया, थंडर क्लाइंट पता नहीं क्या क्या ओपन हो गया। ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस कुछ डेटा चेंज कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दीपक जाटोल, और यहाँ पर मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ से दीपक जाटोल, और मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ 44321। ओके, अब मैं वापस सेंड करता हूँ। ओके, यहाँ पर सेंड किया, वापस मुझे 200 ओके मिल गया, रिजल्ट स्टेटस वगैरह, और यहाँ पर डेटा में ये सारा कुछ सेव हुआ। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। रिफ्रेश कहाँ कहाँ गया, ऑप्शन ऑप्शन कहाँ है ये रहा रिफ्रेश का ऑप्शन। और रिफ्रेश किया, यहाँ पर दूसरा भी डेटा मेरे पास आ गया, साथ में एक ऑब्जेक्ट आईडी भी बन गई। अब इसी ऑब्जेक्ट आईडी से हम बाकी सब सारे करंट ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने इसको पूरा बैकएंड वगैरह सब कुछ हमने टेस्ट किया है, और सब कुछ हमारा कोड वगैरह अच्छे से चल गया है। ओके, मैंने सोचा है यहाँ पर कोई ना कोई एरर जरूर देखने को मिलेगी, बट हमारा जो भी काम था अच्छे से था, तो हमारा काम सब कुछ अच्छे से हो गया। आई होप यू लाइक दिस। ओके, कल हम जो करेंगे, हम जो डेटा हम ये जो हमने डेटा अभी थंडर क्लास से लिया ना, ये यूजर वाला, यही डेटा हम कल जो है वहाँ बैक सर्वर से, यानी कि जो मीशो की वेबसाइट है वहां से लेंगे। ओके, कल का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमने जो एपीआई बना दी है, हम अब फिर आगे और भी राउटर्स वगैरह बनाते रहेंगे, और सारा कुछ हम बैकएंड के साथ काम खेलते रहेंगे, और खेलते रहेंगे। ओके, और यही मतलब काम खत्म नहीं होता है, और भी चीजें चलेगी। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जहाँ पर हमने फ्रंट एंड बनाया वीडियो का, तो आपको प्लेलिस्ट साइड में दिख जाएगी। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।